Today is 31st October 2023 and all the important news for your CPF exam would be covered in this video. And the first news would be Manipur missing arms a concern. क्यों कंसर्न है? जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, अराउंड 60,000 राउंड्स ऑफ एमुनेशन वेंट मिसिंग और उसमें से सिर्फ 20% ही रिकवर हो पाए हैं। इसीलिए ये बहुत बड़ा हमारे सामने एक इंटरनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज है। समझे आप, इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना बड़े नंबर में अगर आपका एमुनेशन चोरी होता है और वो किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये हमारे आसाम राइफल के डायरेक्टर जनरल ने बताया है। लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर इन्होंने कहा है कि अराउंड 5600 weapons and less than 5% of the 6.5 lakh rounds of ammunition stolen from the police armory since the violence broke out in May. अब ये कह रहे हैं if the weapon do not come back they are weapon in the wrong hands. मैनी ऑफ देम कुड हैव गॉन टू इंसर्जेंट्स। अगर वो इंसर्जेंट्स के पास गए वो वेपन, तो यहाँ पे इंसर्जेंसी रिवाइव हो सकती है। यहाँ पे लिखा है दिस सिचुएशन कुड रिवाइव इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट। तो सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बोला है, ये इसकी चीज़ें बहुत आप देखना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने यहाँ पे डाला है। फैक्ट ये है कि मणिपुर में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है काफ़ी सालों में। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, जैसे हमने काफ़ी क्लास ली है ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें हमने समझाया था ये इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, रीजनलिज्म, राइट, ये सारी चीज़ें होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो है एक वैक्यूम। किसी भी एरिया के अंदर वैक्यूम होता है। वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिसएनचेंटेड यूथ है, ये सारी चीज़ें विच बेसिकली कॉल्मिनेटेड टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। और वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम को फिल करने के लिए ये एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ पे जाते हैं। समझे? अभी मणिपुर में आप देखोगे ये कह रहे हैं कि मणिपुर ने अभी फ़िलहाल विटनेस किया है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और प्रोग्रेस को। जब एक जगह सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है तो वहाँ पे दोबारा से इंस्टेबिलिटी लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? ओके, तो यही था बस कहने का मतलब इसमें यही था। नाउ पीपल हैव नाउ रियलाइज दैट आसाम राइफल अलोंग विद द आर्मी कैन सॉर्ट दिस मैस आउट एंड नोबडी नोज द पीपल, टेरेन, कल्चर, ट्रेडिशन बेटर देन दिस आर्म्ड फोर्सेस, राइट? तो थोड़ा सा आपको यही समझना है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। म्यांमार के लगता जो बॉर्डर है मणिपुर का, और ये एक ओपन बॉर्डर है, और ओपन बॉर्डर को आपको पता है कंप्लीटली फेंसिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको पता है वी बेसिकली हैव फ्री मूवमेंट रजीम विद म्यांमार। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। जो हमारे ऑनलाइन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसान रहेगा ये समझना। अभी थोड़ा सा मणिपुर को हम समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, लुक एट दिस इज़ मणिपुर। जब ये मणिपुर है तो मणिपुर में आपको पता है एक लोकटक लेक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपकी मैपिंग को भी बहुत अच्छा कर देगा। तो साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग के लिए भी आपके ये एक इनिशिएटिव हमने चलाया है, तो आपको अलग से एटलस उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ मणिपुर, उसके ठीक नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो बैरेल रेंज है, बैरेल रेंज। उसके ठीक नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे दैट इज़ नागा हिल। दोबारा से उसके नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो मिकीर हिल, और दोबारा से आप नागा हिल के नॉर्थ ईस्ट में देखोगे दैट इज़ पटकाई रेंज। और पटकाई रेंज यहाँ तक आता है आपका ये पूरा एरिया नॉर्थ टू वेस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले पटकाई रेंज, फिर नागा हिल, फिर बरेल रेंज, राइट? और उससे पहले मिकिर हिल, राइट? तो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर। ये करेक्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अभी ये भी करेक्ट ऑर्डर जो है ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसको नॉर्थ टू साउथ हम अरेंज कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये आपकी रेंज है। जैसे मिसमी हिल की बात करें, अभोर हिल, मीरी हिल, डाफला हिल, रियली इंटरेस्टिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं भाई। यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा आ रही है, और ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर करने से पहले उसका नाम क्या होता है, उसका नाम बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा। ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर करने से पहले उसका नाम क्या होता है, और वो कौन से पॉइंट से एंटर करती है। जहाँ पे आप ये पीक देखोगे नामचा बरवा, दैट इज़ 7600 मीटर पे है ये। और यहाँ से ये एक सिंटिकल बैंड है, तो पूरा यू टर्न लेती है, इंडिया के अंदर एंटर होती है, और इंडिया के अंदर एंटर होने के बाद इसका नाम होता है दिहांग और सियांग, राइट? उसके बाद एंटर करने के बाद फिर आपको पता है इसकी नॉर्थ
नॉर्थ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है और साउथ और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी, दोनों लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज़रूर है। तो यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं करेंगे, हम इसको इतना ही पढ़ेंगे जो अभी तक ज़रूरत है। तो फोकस दोबारा से हमारा कहाँ पे होगा, लोकटक लेक पे। तो लोकटक लेक आपकी कहाँ पे है, मणिपुर है, राइट। ओके, दोबारा से लिखते हैं, हम अपने नए न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नई न्यूज़ है, नेपाल्स माउंटेन लूज 1/3 ऑफ देयर आइस एंड व्हाट कुड बी द पोटेंशियल इम्पैक्ट। देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, आपके सीपीएफ एग्जाम में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। दिस इज द क्वेश्चन आई वुड शो यू। मैं आपको जल्दी से वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था आपका 2016 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन था रिसीडिंग ग्लेशियर, बस इतना लिखा हुआ था, रिसीडिंग ग्लेशियर। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये 2016 में आया था आपका, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपने एग्जाम से, और डायरेक्टली इस न्यूज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि नेपाल के माउंटेन जो हैं वो 1/3 ऑफ देयर आइस को लूज कर चुके हैं, और पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हमेशा इम्पैक्ट पूछता है, तो मैं आपको इम्पैक्ट बता देता हूँ। अभी सिक्किम के अंदर फ्लैश फ्लड आई थी, आपको पता होगा। जो डैम था वो डैम भी डिस्ट्रॉय हो गया उसमें, और आपको पता है वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड थी, GLOF बोलते हैं उसको, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, राइट। इतना पता होना चाहिए। नाउ क्लाइमेट साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, नो डाउट, 0.74 डिग्री सेल्सियस से 100 सालों में। बट हम जहाँ पे अगर साउथ एशिया की बात करें, तो यहाँ पे हिमालय के अंदर सबसे ज़्यादा हमें वार्मिंग देखने को मिली है, ग्लोबल एवरेज से भी ज़्यादा। इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्री हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि 60% फास्टर रेट अगर हम देखें इन इन ग्लेशियर्स का, 60% फास्टर इन द लास्ट डिकेड के अंदर ये ग्लेशियर्स जो हैं पिघल रहे हैं, ड्यू टू दिस मेन टू पॉल्यूटिंग कंट्रीज। कौन कौन, इंडिया और चाइना, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे लिखी है कि जून दिस ईयर, इस साल भी हमने देखा था कि डेंजरसली फ्लडिंग ऑफ वाटर शॉर्टेज फॉर 250 to 40 मिलियन पीपल हु लिव इन द माउंटेन रीजन। तो इनके लिए भी फ्लडिंग और वाटर शॉर्टेज दोनों ही एक साथ हैं, क्योंकि आपको पता है माउंटेन के अंदर अगर आप एक तरह से उसको समझो, वहाँ पे पानी स्टोर करना बहुत मुश्किल है, रन ऑफ द रहता है पानी हमेशा, पानी वहाँ पे खड़ा नहीं होता है, इसलिए पानी स्टोरेज की एक बहुत बड़ी इशू है। और कई बार आपको पानी के दाम भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे माउंटेन एरियाज़ के अंदर। एक बिस्लेरी की बोतल भी आपको कई जगह पे 100 रुपये की मिलती है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें थी, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें समझा दिया। नाउ सी अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज 10 ईयर ऑफ चाइनाज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हमारे लिए क्या खतरा है और कौन सा क्वेश्चन इस पे पूछा गया था वो भी मैं बता दूंगा। आप जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को किसके रिस्पेक्ट में पढ़े, मैं आपको वो शो कर देता हूँ। आपको इसके रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहिए पूरी न्यूज़। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। प्लीज़ लुक एट दिस न्यूज़। चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। नाउ कमिंग बैक टू अवर न्यूज़, 10 साल हो गए हैं BRI को। जब BRI को 10 साल हो गए हैं तो हुआ क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा क्या इंडिया के मन में अब भी अप्रीहेंशन है, क्या US के मन में अब भी अप्रीहेंशन है BRI को लेके। तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये जो रोड है BRI, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 2013 के अंदर। 2013 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी। हुआ क्या था इसमें, ट्रेडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रूट्स बनाएंगे एशिया और यूरोप के बीच में। सेंट्रल एशिया वाज अ की एलिमेंट है इसके बीच में। नाउ दिस रोड वुड कनेक्ट चाइना विद साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है, दैट इज देयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 2015 से अगर हम यहाँ पे देखें तो BRI के बहुत ज़्यादा आप देखोगे 2015 के बाद से थोड़ा सा फेड होता आ रहा है BRI। अभी करंट टाइम में तो बहुत ज़्यादा फेड हो गया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वो इंपॉर्टेंस नहीं रही जो पहले थी। बट फिर भी जो आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर काफ़ी ऐसे देश हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको पैसा चाहिए अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो फिर भी वो BRI या फिर चाइना की डेब्ट पॉलिसी के अंडर आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत फेवरेबल लगता है, बहुत अभी भी प्रॉमिसिंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट हम देख लेते हैं, बिटवीन 2013 and this 2013 and 2018 the World Bank estimated that investment in BRI project was about $575 billion, and China has hosted 3 BRI forums in 2017, 19 and 2023। यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है आपको
Some countries have praised the project whereas India and US have criticized this. क्यों? क्योंकि पहली बात तो इंडिया इसको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया की टेरिटोरियल सोवरेनिटी से इम्पैक्ट हो रही है। बार बार यही कह रहा है इंडिया। जैसे इंडिया ने बोला है कि आप सी पैक बनाने की कोशिश कर रहे हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि इंडिया की टेरिटोरियल सोवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इंडिया तो इसके लिए अगेंस्ट है। दूसरा, इंडिया कह रहा है कि आप इंडियन ओशन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, तो आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है आप अपनी उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरी तरफ यूएस एंड ईयू ने भी कंसर्न रेज किए हैं। उन्होंने कहा है कि डेब्ट ट्रैप जैसी सिचुएशन हो गई है नाउ, डेब्ट ट्रैप्ड हो गया है, तो काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो इस डेब्ट ट्रैप के नीचे आ रही हैं। नाउ इसके साथ हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, सी पैक। जैसे सी पैक मैंने अभी आपको डिस्कस भी कर लिया है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चाइना भी पाकिस्तान भी इससे अब नाखुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है चाइना की, और बहुत इन्वेस्टमेंट होने के बाद इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इसका इंटरेस्ट बनता है, वो पाकिस्तान अभी लौटाने की हालत में नहीं है। सो ए लार्ज पार्ट ऑफ सी पैक इज़ एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट। उसके साथ ही आप ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट है, रोड से कनेक्ट है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर बनाया जा रहा है। और इंडिया की रिजर्वेशन है BRI को लेके। इंडिया कह रहा है इट इज़ बेसिकली इम्पैक्टिंग आवर सॉवरनिटी, हमारी सॉवरनिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे देखेंगे BRI इंडिया को क्यों नहीं भा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली, चाइना स्टार्टेड एक्सपेंडिंग दिस फुटप्रिंट इन इंडियाज नेबरहुड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन वेरियस पोर्ट्स इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड म्यांमार। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है, ध्यान से आप देखोगे, चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। तो क्वेश्चन देखिए, न्यूज़ देखिए, समझिए क्या पूछा है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज़ बॉर्डरिंग इंडिया, ये देखिए ये सारी कंट्रीज़ हैं और ये डेब्ट ट्रैप के अंडर आ रही हैं धीरे धीरे। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा BRI कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है इंडिया का। Now India has been this active participant in China headquartered ASEAN, this AIIB bank, ASEAN Infrastructure Investment Bank। ऑल्दो इंडिया इसका बहुत अच्छा पार्टनर है और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो AIB को कोई दिक्कत नहीं है, AIB में इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन BRI के अगेंस्ट है बिल्कुल, राइट। तो ये न्यूज़ आपके समझ में आ गई, क्या डेब्ट ट्रैप है, क्या चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी है, और जो चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के अंडर कैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये समझना पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, इसकी स्ट्रेटजिक एंगल समझना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। क्योंकि बहुत बार मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर किया जाए, ऐसे ही करना है। कई बार जो आपकी न्यूज़ होती है किसी पर्टिकुलर डे की, एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होती आपके CF एग्ज़ाम के लिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर डे में आपने देखा होगा लगभग पूरा ही न्यूज़पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार जो वीडियोस होंगी वो छोटी होंगी, कई बार बड़ी होंगी, तो आप उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करिएगा। अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स समझिए इंडिया के अंदर क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका CFF एग्ज़ाम में, पहले मैं वो दिखा देता हूँ, फिर आप उस क्वेश्चन के हिसाब से इस न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन वॉज, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन वॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखोगे 2017 के दौरान रिपोर्ट राइटिंग में एक क्वेश्चन पूछा था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, 200 वर्ड्स में आपको ये क्या करना है, ये लिखना है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में। देखो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जब आप यहाँ पे देखोगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन 2017 में ज़रूर पूछा था। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ एयर का पॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारे पॉल्यूशन हो सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में, राइट। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफरेंट पॉल्यूशन। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा एयर पॉल्यूशन के हिसाब से पढ़ें तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट में बोला है कि एयर क्वालिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो EPIC एपिक ने एक रिपोर्ट निकाली है, एक इंडेक्स निकाला है AQLI करके, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। इन्होंने बोला कि इंडिया की जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर इसी हिसाब से पोल्यूशन होता रहा तो 5.3 ईयर्स का डिक्लाइन देखने को मिलेगा इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर, समझे। अब हम देखते हैं दिल्ली, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है टॉप और नियर टू द टॉप ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी।
किसमें कौन सी ऐसी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, दिस दिस रिपोर्ट वाज IQAR स्विच एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो इसमें ये है, दिल्ली को सबसे ऊपर दिखाया गया है, और ये भी बोला है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा 39 ऐसी और भी सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट आती हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इंडिया के अंदर ही क्यों सबसे, आप देखोगे पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली और भी ऐसी सिटीज़ हैं दूसरी, आप देखोगे कंट्रीज़ के अंदर, वुहान हो गया या फिर लाहौर हो गया, ये भी दिस वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आपका आएंगी। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है, हमें क्वेश्चन यहीं पे लेके जाना है कि भाई इससे फ़र्क क्या पड़ेगा इंडिविजुअल की हेल्थ पे, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। इट इज़ नाउ नोन दैट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन कैन रेज ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, और इसके साथ आप देखोगे कैंसर्स होते हैं, डायबिटीज़ होता है, डिमेंशिया, कैटरैक्ट, बिसाइड्स द वेल रिकॉग्नाइज्ड रिस्क ऑफ क्रोनिक लंग डिसीजेस, इन्फ्लेमेशन होती है एंड मे डैमेज सम मैनी ऑर्गन्स, एंड आपकी इम्यूनिटी भी इससे कम हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। प्रेगनेंसी पे भी इफेक्ट पड़ता है, फीटस जो होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो नियोनेटल डेथ भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अब नॉर्मलिटी हो सकती है बच्चे में, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पोल्यूशन से कनेक्टेड है, राइट। तो इसको काउंटर कैसे किया जा सके, तो N95 मार्क्स भी कुछ हद तक क्या है, कारगर हैं। दूसरा, एयर प्यूरीफायर की बात की गई है, एयर प्यूरीफायर उसी हाउस में काम कर सकता है जहाँ पे पूरा हाउस जो है एनक्लोज्ड है और उसमें एयर प्यूरीफायर रखा गया है, लेकिन काफ़ी हाउस होल्ड है जो ओपन है, सब लोगों को ओपन में काम करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से अडॉप्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये इसराइल और हमास वॉर के ऊपर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसराइल और हमास वॉर के ऊपर अभी एक प्रेजेंट रेजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इंडिया ने अब्सटेन किया, उस पर वोटिंग नहीं की, राइट, उस पर वोटिंग नहीं की, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। इंडिया बहुत, आप देखोगे डिप्लोमेसी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है, जब उनको पता होता है कि पार्ट लेना है किसी इंटरनेशनल रेजोल्यूशन के अंदर तो वो पार्ट लेते हैं, नो डाउट। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे हमें एक फ़ाइन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने फ़ाइन बैलेंस बनाया भी, टेररिज्म को भी कंडेम किया, उसके साथ ही जो ओल्ड उनका पैलेस्टाइन स्टांस था थ्रू टू नेशन थ्योरी के ऊपर अपना दोबारा से स्टैंड क्लियर किया। वो चाहते हैं कि दोबारा से दो इंडिपेंडेंट कंट्री बने, सो पैलेस्टाइन एक इंडिपेंडेंट दिस कंट्री वहाँ पे उभर के आए। ऐसा सिर्फ इंडिया नहीं, यूएस भी चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये देखना होगा कि अभी जो इसराइल है वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखोगे यूनाइटेड नेशन को भी वो खरी खरी सुना रहा है इसराइल। सो इसराइल हैज दिस एक्सप्रेस आउटरेज over the UN statement on its action in Gaza, but it is time for it to step back, राइट। अब टाइम है कि इसराइल को थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम। अभी आप नंबर्स की बात करोगे तो इसराइल के अंदर लगभग 1400 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। एट द सेम टाइम पैलेस्टाइन और गाज़ा स्ट्रिप के अंदर अगर आप देखोगे 8306 पीपल बेसिकली डाइड, राइट। यहाँ पे देखोगे इंजर्ड, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, और आपको पता है अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखें तो लगभग 10 लाख लोग अपनी जगह से क्या हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत बड़ा नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और दूसरा आपको ये देखना है भाई आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस हिसाब का था, आई शो यू। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये था, जस्ट अ सेकेंड। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन पूछा है तो इस हिसाब से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी, कल को इस पे दोबारा से बिल्डअप हो सकता है न्यूज़ के ऊपर। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज़ अगेन, ये न्यूज़ आपकी कवर हो चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जाते हैं। हिंदू कॉलेज रस्टिकेट्स 9 फॉर इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग डूजू पोल, ठीक है।
तो हिंदू कॉलेज ने 9 बच्चों को क्या किया है, रस्टिकेट किया है 1 से 4 महीने के लिए। जब वहाँ पे आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज की डिसिप्लिन कमेटी जो वहाँ पे बैठी थी, कमेटी के अंदर उन्होंने देखा कि आप इलेक्शन के दौरान आपने पब्लिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस पहुँचाया है, टीचर्स को क्लासरूम में बंद कर दिया, वायलेंस वहाँ पे किया है, तो उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट को 9 स्टूडेंट को रस्टिकेट किया है एक लंबे टाइम के लिए। अभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कोई भी बच्चों को रस्टिकेट किया जाता है कितने टाइम के लिए किया जाता है, कॉलेज में कौन सी कमेटी होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, राइट, उसके लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें टीचर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, इसमें आप देखोगे डीन होता है, इसमें आप देखोगे डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। ये सारी चीज़ें जब मिलके ना आप समझ पाओगे कि कैसे काम करता है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर चीज़ें कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, रिपोर्ट राइटिंग पे आपसे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन वॉज वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस, वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन, वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन। तो कहने का मतलब है आपको इस तरह की न्यूज़ जो है कवर करने की ज़रूरत है, तभी आप बहुत अच्छा कर पाओगे पेपर 2 के अंदर। क्लासरूम प्रोग्राम में तो हम इनके पूरे आंसर बना चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं, पीवाईज को डील कर चुके हैं, बट आपको समझने की ज़रूरत है कौन सी न्यूज़ पढ़ने की है, कौन सी छोड़ने की है, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर न्यूज़ अगेन, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है समझना पड़ेगा आपको, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे डीप डाउन करते हैं। तो डीप डाइव जब आप यहाँ पे करोगे इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, अरुण जेटली जी ने बजट 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। बजट 2017 इज इम्पोर्टेंट, बजट 2017 क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन से बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था 2017, यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये इंटरेस्ट फ्री है एंड दे आर पेएबल टू द बियरर ऑन डिमांड सिमिलरली टू अ प्रोमिसरी नोट, तो पी नोट की तरह है ये। इसके बाद आप देखोगे इसमें डिनोमिनेशन देखें हम इलेक्ट्रल बॉन्ड के 1000 से लेके 1 करोड़ तक आप क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो एक वैलिड अकाउंट होल्डर होंगे एसबीआई के अंदर। एसबीआई के अंदर आप क्या कर सकते हो, जाके इलेक्ट्रल बॉन्ड ले सकते हो। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आप क्या कर सकते हो, ये दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हो, और कस्टमर की केवाईसी होनी चाहिए। और इसके साथ आप देखोगे 10 दिन की विंडो दी जाती है, साल में सिर्फ 4 महीनों के अंदर आपको 10 दिन का इंटरवल दिया जाएगा। जैसे आप देखोगे जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, अक्टूबर में था, अभी चला हुआ था मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे इस टाइम पे इलेक्ट्रल बॉन्ड आप खरीद सकते थे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अभी प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रॉब्लम ये है ऑपोजिशन हो या फिर काफ़ी जो लोग इसके अगेंस्ट हैं, ये बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा क्या है, एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे इसमें फंडिंग हो रही है ये नहीं हमें पता। तो ये कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई एक्ट के अंडर लाएं, आरटीआई एक्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप लेके आए। लेकिन यहाँ पे जब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब पेश होते हैं कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं देयर कैन बी नो जनरल राइट टू नो एनीथिंग, देयर कैन बी नो जनरल राइट टू नो एनीथिंग एंड दैट द सिटीजन राइट टू नो इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बस इतना कह के उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, क्या कंट्रोवर्सी इसकी चल रही है। इसके साथ हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके पेपर 1 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, सीएपीएफ या फिर सीडीएस। इंडिया सीक्स फॉर्मल टॉक्स एट डब्ल्यूटीओ फॉर रिफॉर्म्स इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी के अंदर अभी आप देखोगे बहुत दिनों तक यूएस नहीं चाहता ये काम करे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी। तो यूएस हुज एक्शन लेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बिकम नॉन फंक्शनल, कहने का मतलब ये है इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने के लिए आपको ढेर सारे जजेस की या फिर आदमियों की या फिर ह्यूमन पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट को रोके हुए है यूएस, ठीक है। तो इसमें जो है उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट डब्ल्यूटीओ आपको इन जनरल पता होना चाहिए है क्या, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यूएस वांट्स अ सिस्टम दैट रिलाइज मोर ऑन नेगोशिएशन, कहने का मतलब है नेगोशिएशन पे ज़्यादा फोकस है यूएस का। यूएस चाहता है कि दो पार्टीज़ के बीच में फटाफट नेगोशिएशन हो ही जाए, ठीक है। आप अपील ना करें, आप ट्रिब्यूनल के अंदर ना जाएं, आप डिस्प्यूट्स दिस सेटलमेंट जो बॉडी है उसके सामने आप ना जाएं, क्योंकि बहुत लंबा चलता है ये केस और टाइम कंज्यूमिंग है।
इसीलिए वो चाहता है यूएस कि नेगोशिएशन जो हों वो दोनों बॉडीज़ के बीच में हो जाए, राइट। नाउ लीगल सिस्टम इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये हवाला दिया है यूएस ने, राइट। इंडिया बोल रहा है, इंडिया आस्क्ड फॉर शिफ्टिंग ऑफ नेगोशिएशन टू ए मोर फॉर्मल सेटिंग ऑफ कमिटी सो दैट अदर मेंबर कैन डीपली डिप्लॉय रिसोर्सेज एंड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। लास्ट जो न्यूज़ है आज हमारी वो ये है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन की ज़रूरत है अगर हमें स्मगलिंग को रोकना है तो। स्मगलिंग को रोकना है तो इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन की ज़रूरत है, हमें मास्टरमाइंड पकड़ने की ज़रूरत है, मास्टरमाइंड पकड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि तालाब के अंदर जो बड़ी मछलियां हैं जो सारा खेल खेलती हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है, छोटी जो मछलियां हैं उनको फ्राई करने से कोई ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो बड़ी मछलियों को कैसे पकड़ा जाएगा, जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, जब पता लगेगा कहाँ से स्मगलिंग हो रही है, कहाँ से आ रहा है, सोर्स कहाँ पे है, कौन से नेटवर्क हैं। जब तक दो कंट्री आपस में इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेंगी इन चीज़ों से निपटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने बोला एक्शनेबल इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट टूल्स इन कर्बिंग स्मगलिंग। और ये भी बोल रहे हैं कि 50 से 60 साल तक स्मगलिंग का वही तरीका है। कहने का मतलब है अभी भी सिगरेट, नारकोटिक्स, एंटीक्स जो पुरानी चीज़ें होती हैं और वाइल्ड लाइफ मटेरियल जो होते हैं उन्हीं में स्मगलिंग चली हुई है काफ़ी सालों से, राइट। तो वो तरीका नहीं बदला है बहुत अलग, लेकिन जो जो स्मगलिंग करने का तरीका ज़रूर बदल गया है। जो स्मगलिंग गुड्स है वो मोर और लेस सिमिलर है। सो थोड़ा सा डेटरेंस एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रेट। नाउ देर इज़ एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, प्रमोशनल है थोड़ा सा, मैं बता दूं आपको। पेपर 2 का बैच शुरू हो चुका है, इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हम लाइव क्लासेस लेते हैं, लाइव डिस्कशन होता है। इसमें हम डेली आपको कुछ ना कुछ टास्क देते हैं पेपर 2 के, और इसमें हम 3 लेवल ऑफ लर्निंग करेंगे। लेवल ऑफ लर्निंग बोले तो पहले आपको फर्स्ट लेवल पे बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सेकंड लेवल पे थोड़ी एडवांस एंड थर्ड लेवल पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन सोल्व करा के देखा जाएगा। तो 3 लेवल ऑफ लर्निंग है और इस सभी चीज़ों में आप देखोगे तो 400 प्लस घंटे हो जाते हैं, 400 से भी ज़्यादा घंटे हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है टाइम की। तो पेपर 2 का आप देखोगे ग्रामर की वीडियोस का भी डेडिकेटेड कोर्स रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, अगर आप पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल। और नेक्स्ट जो आप देखेंगे 1 नवंबर को जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी हम जल्दी ही लेके आएंगे। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बोलना।